नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 30 को। तो बच्चों, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने वाले हैं और 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद ये कैसे आया, इसको हम देखते हैं। आपने देखा था कि 1789 की क्रांति में वहाँ के राजवंश को उखाड़कर फेंक दिया गया था, लेकिन पुनः 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद आया। इस चीज़ को हमें समझना है। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। मतलब रूढ़िवादियों का कहना था कि बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए, धीरे धीरे विकास होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन जिसका नाम कांग्रेस था, उसको कांग्रेस को बोला गया। तो आप प्रश्न में सुनते हुए वियना कांग्रेस, तो यही आयोजन किया गया और यह आयोजन वियना में किया गया, इसलिए इसको वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए और उसके मुख्य प्रावधान क्या थे? तो 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। सबसे पहले इस संधि के द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई और इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे और फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। तो वियना संधि की ये विशेषताएं थी, इनमें ये सभी प्रावधान किए गए। अब हम समझते हैं कि ड्यूक मैटरनिख कौन थे। ये उनका चित्र है, तस्वीर है। ड्यूक मैटरनिख का जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र, रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अब है जूसेपी मैत्सिनी। इनका जन्म, इनकी भी तस्वीर देख लीजिए। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। वहां एक गुप्त संगठन था कार्बोनरी और यह राष्ट्रीय भाव लोगों में जगाता था। राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए इस संगठन को बनाया गया था, तो उसके सदस्य बन गए और 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मोर्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मैटरनिख चूंकि रूढ़िवादी था तो उसने उसे कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा, क्योंकि मैत्सिनी राजतंत्र का विरोधी था और लोकतंत्र का हिमायती था। अब है कुछ प्रश्न, जैसे कि वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मैटरनिख की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए, मैटरनिख ने जूसेपी मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना, वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे और नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। फ्रांस के सभी विजित इलाके छीन लिए गए, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई और फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के लिए नए राज्यों का गठन किया गया। फिर प्रश्न 2 है कि मैटरनिख की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है मैटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और 1814 से 1848 के बीच यूरोप की राजनीति में मैटरनिख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप में रूढ़िवादी शासन की स्थापना में मैटरनिख की सक्रिय भूमिका रही और वियना कांग्रेस में भी मैटरनिख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि मैटरनिख ने जुसेप्पी मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे? तो इसका उत्तर है कि मैत्सनी राजतंत्र का विरोधी था। वह लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था, इसलिए मैत्सनी ने उसे सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन माना था। मैटरनिख की सामाजिक व्यवस्था का अर्थ रूढ़िवादी शासन था। और प्रश्न 4 है कि नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? तो इसका उत्तर है कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई, रूढ़िवादी परंपराओं और शासन व्यवस्था को पुनः मान्यता दी गई और तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया गया। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।